18 जून 2016 का वो वक्त था जब ये बहुत ही खौफनाक घटना घटी जब उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला के अंतर्गत पड़ने वाले नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर की सेंट्रल मार्केट में एक घर में यानी कि मकान नंबर 199/5 इस घर से 3 लाशें बरामद होती हैं। ये 3 लाशें बहुत ही खौफनाक तरीके से मर्डर करने के बाद छोड़ दी गई थी और कातिल का कोई सुराग ही नहीं था। कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि कत्ल किसने किया, आखिर क्यों किया? जिसमें से 2 व्यक्ति जो थे, जिसमें एक का नाम चंद्रशेखर गुप्ता, जबकि उनकी पत्नी पूनम गुप्ता की एक कमरे में लाश पड़ी हुई थी, जबकि एक तीसरी युवती जिसका नाम रिया गुप्ता था, उसकी लाश एक अलग कमरे में थी। उसकी लाश निर्वस्त्र अवस्था में पाई गई थी, यानी कि बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। पास ही में कॉन्डोम के पैकेट और कई अन्य आपत्तिजनक चीजें थी, जो कि देखने में बहुत ही खराब रूप लग रही थी। तो आखिर किसने इस तरीके से खौफनाक कत्ल की वारदात को अंजाम दिया? कौन थे वो कातिल जिसने एक साथ 3-3 कत्ल को अंजाम दिया और किसी को खबर तक नहीं लगी? क्या था उस कत्ल का मकसद? आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि इस घटना के बाद आखिर उस घर का क्या हुआ और अब वो घर किस नाम से जाना जाता है? भूत, प्रेत और इसके साथ-साथ अब भक्ति का रूप लिया हुआ ये एक नया जो घर बना है, ये क्या है? वेलकम टू देखो सच्ची घटना। दोस्तों, रिया का शव नग्न अवस्था में बेड पर मिला था, जबकि उनके जो रहने वाले लोग थे यानी कि मकान के जो मालिक थे चंद्रशेखर गुप्ता और पूनम गुप्ता, ये दोनों लोगों का शव जमीन पर बहुत ही बुरी तरीके से चाकू गोद कर कत्ल की गई अवस्था में पाया गया था। शुरुआती तफ्तीश में कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाता है, पुलिस अपने स्तर से काम कर रही होती है। इसी बीच पुलिस का जो शक जाता है वो कॉल डिटेल पर जाता है, तो पुलिस ने कॉल डिटेल की रिपोर्ट निकलवाई। चौंकाने वाले खुलासे सामने आने बाकी थे। तो दरअसल ये पता चलता है कि रिया एक कॉल गर्ल थी जो कि इन दोनों लोगों के मकान में रहती थी, और वहीं चंद्रशेखर गुप्ता और पूनम गुप्ता इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि रिया एक कॉल गर्ल है और आए दिन रिया के इस बुलाने पर उस घर में नए नए ग्राहक आते थे। रिया का एक बॉयफ्रेंड भी था, उसका नाम था विक्की। तो दोस्तों, जांच में ये भी सामने आता है कि चंद्रशेखर गुप्ता जो कि मकान मालिक थे, वो अपने ही घर में कॉल गर्ल का रैकेट चलवाते थे। इसके बदले उन्हें पैसा और कॉल गर्ल के साथ अय्याशी करने का दोनों का मौका मिलता था और सब लोग इस बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे। पूनम गुप्ता, चंद्रशेखर गुप्ता और रिया गुप्ता इस काम को बहुत अच्छी तरीके से अपने ही घर में कर रहे होते हैं। रिया के लिए ग्राहक लाने का जो काम करता था उसका ही बॉयफ्रेंड विक्की करता था, और रिया का ये जो बॉयफ्रेंड विक्की था वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानता था कि रिया उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जिसे वो किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन अब धीरे-धीरे करके रिया अपने दम पर काम करने लगी थी और अब उसके नए-नए कॉन्टैक्ट्स बनने लगे थे। तो इसलिए अब उसने अपने बॉयफ्रेंड विक्की को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। और शुरुआत में जब विक्की को नज़रअंदाज़गी का पता चलता है तो उसने ज़्यादा भाव नहीं दिया, लेकिन जब उसे पैसे की भी कमी खलने लगती है और उसकी गर्लफ्रेंड अब उसका साथ नहीं देती है, तो विक्की ने अब इस चीज़ को लाइटली लेने की जगह गंभीरता से लिया और अपने ही प्रेमिका यानी कि अपनी ही माशूका का कत्ल करने का खौफनाक प्लान बना लिया। तो उसने अपने 2 दोस्तों सचिन सक्सेना और उदयवीर को इस प्लान में शामिल कर लिया। सचिन सक्सेना जो कि पैसे के लिए बहुत ज़्यादा लालची था, उसके ऊपर कुछ कर्ज़ था और उसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो वो भी अपने इस दोस्त के कहने पर उसके बहकावे में आ जाता है और रिया का कत्ल करने के लिए इस बारे में उसके साथ देने लगता है। दोस्तों, इसके बाद विक्की ने सचिन और उदयवीर को ग्राहक बनाकर रिया के पास भेजा। उस वक्त रिया चंद्रशेखर के मकान में ही मौजूद थी और कमरे में ले जाकर रिया ने सचिन से 1200 रुपए के आसपास रकम ले ली, और जिसमें से उसने 100 रुपए चंद्रशेखर को दे दिया और ये कहा कि आप जाकर कॉन्डोम लेकर के आइए। चंद्रशेखर कॉन्डोम लेने के लिए चला जाता है और उसके बाद उदयवीर बाहर बैठकर हॉल में इंतजार कर रहा होता है। वहीं उसका जो ग्राहक बना हुआ दोस्त था सचिन सक्सेना, वो रिया के साथ अंदर रूम में बैठा हुआ था। जैसे ही चंद्रशेखर गुप्ता बाहर जाता है, तत्काल उसका जो दोस्त था सचिन सक्सेना, उसने रिया के ऊपर हमला बोल दिया और ताबड़तोड़ वार करते हुए रिया को वहीं पर उसकी मर्डर कर दी। तो सुनने के बाद जैसे ही चंद्रशेखर गुप्ता की पत्नी पूनम गुप्ता वहां पर आती हैं, तो देखती हैं कि रिया निर्वस्त्र अवस्था में है और रिया का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। तो वो शोर मचाना शुरू कर देती हैं और लोगों को बुलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन इसी बीच चंद्रशेखर गुप्ता की जो पत्नी पूनम गुप्ता थी, वो ये नहीं जानती थी कि सचिन सक्सेना अब उनका भी मर्डर कर देगा। इधर सचिन सक्सेना और उदयवीर दोनों कमरे में पहुंचकर पूनम गुप्ता का भी बहुत ही बेदर्दी से चाकू घोंप कर मर्डर कर देते हैं। और अब ये दोनों लोग 2 मर्डर करने के बाद उस घर में जांच पड़ताल करनी शुरू करते हैं। अलमारी से ज़रूरी और कीमती चीज़ों की तफ्तीश करनी शुरू करते हैं।
जिसमें उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता है। उसके बाद वो लोग जब भागने के लिए सोचते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया है। दरअसल चंद्रशेखर गुप्ता ये सोचकर बाहर से चला गया था कि अगर कोई आएगा और बाहर से कुंडी लगी हुई देखेगा तो ये समझेगा कि घर में कोई है नहीं, और ऐसा समझकर वो बाहर ही लौट जाएगा। तो इस बीच ये दोनों आरोपी उदयवीर और सचिन सक्सेना दोनों घर पर ही चंद्रशेखर गुप्ता का इंतजार करने लगते हैं कि जैसे ही चंद्रशेखर गुप्ता घर लौटेगा ये लोग वहां से बाहर निकल जाएंगे। और जैसे ही चंद्रशेखर गुप्ता कॉन्डोम लेकर घर पहुंचता है, दरवाजा खोलता है, ये दोनों उदयवीर और सचिन सक्सेना चंद्रशेखर गुप्ता के ऊपर भी हमला बोल देते हैं और उसे भी मौत की घाट उतार देते हैं। इस तरह से एक ही घर में 3-3 मर्डर की वारदात हो जाती है और ये दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद पुलिस ने भी अपने स्तर से कार्रवाई करते हुए कॉल डिटेल, सीडीआर रिपोर्ट्स और फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां पर इन आरोपियों को आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा होती है और ये दोनों लोग उम्र कैद की सजा काट रहे होते हैं। इसी बीच ये होता है कि वो जो मकान था, अब उस पर 3-3 मर्डर हो चुके थे, तो पुलिस का भी उस पर सख्त पहरा हो जाता है और पुलिस की एक अस्थायी पिकेट बना दी जाती है। पुलिस की ये पिकेट वहीं पर 1 महीने से ज़्यादा के समय तक वहीं पर रह कर के उसकी घर की निगरानी कर रही होती है, वहाँ पर संदिग्ध गतिविधियों की जांच परख कर रही होती है। और इसी बीच होता यूँ है कि जो मकान मालिक थे यानी कि चंद्रशेखर गुप्ता के बेटे, उन लोगों ने उस मकान पर अपना ताला लगाया और ताला लगाकर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इसी बीच वक्त बदलता जाता है और अब धीरे-धीरे करके लोग उस घर के बाहर कूड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर अजीब और गरीब आवाज़ें आने लगती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर भूतिया साया भी हो चुका है, तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ पर रात में पायल बजने की आवाज़ें आती हैं और कभी-कभी रिया की आत्मा भी देखी जा रही है। इस तरीके से उस एरिया की उस घर को भूतिया मकान बना दिया। आस-पास के 1-2 पड़ोसी भी अब डर के मारे उस मकान अपने आस-पास के मकान को बेच-बेच कर वहाँ से हटने-बढ़ने लगते हैं और धीरे-धीरे करके वो मकान अब उस मोहल्ले का एक खराब और श्रापित मकान बन चुका था। शास्त्री नगर के इस मकान की एक बार बोली भी लगती है। मकान बेचने की बात आती है तो मकान भी जल्दी कोई खरीद नहीं रहा था। इसी बीच नज़र पड़ती है एक व्यक्ति अमित गुप्ता की। दरअसल ये अमित गुप्ता नाम का व्यक्ति पर्दे का कारोबारी था और पैसे के इन्वेस्टमेंट के लिए जगह ढूंढ रहा था। तो साल 2020 में इस व्यक्ति अमित गुप्ता ने इस मकान को खरीद लिया। खरीदने के बाद इसे पूरी तरीके से तोड़ा, बाकायदा नगर निगम से इस मकान के लिए अपने एक नए मकान बनवाने के लिए एक नक्शा पास करवाया। नक्शा पास कराने के बाद मकान की आवास स्वीकृति होने के बाद उसने वहाँ पर अपना एक 3 मंजिला का मकान भी बनवाया। जब मकान बनवाकर वो किराए पर रहने के लिए सोचने लगा और किराए पर लोगों को रखने के लिए सोचने लगा, तो इसी बीच इस्कॉन की संस्था ने उससे संपर्क किया और जैसे ही इस्कॉन की संस्था ने उस व्यक्ति अमित गुप्ता यानी कि उस व्यापारी से संपर्क किया, अमित गुप्ता ने हंसते-हंसते उस मकान को इस्कॉन के हवाले कर दिया और इस्कॉन की अब वहाँ पर बाकायदा संस्था चलती है, पूजा पाठ चलता है, भजन कीर्तन होते हैं, सुबह और शाम वहाँ पर आरती होती है। तो इस तरीके से अब इस्कॉन के कब्जे में ये घर है जो अब एक मंदिर का रूप ले चुका है। कभी जहाँ पर हत्या और जुर्म की वारदात घटी थी, आज उस मकान में मंदिर की घंटियाँ, भजन कीर्तन के शोर आते हैं, लोगों का जमावड़ा होता है जहाँ पर लोग पूजा पाठ करते हैं। पहले जहाँ पर कुछ नेगेटिविटी महसूस भी होती थी, खराब माहौल महसूस होता था, घर के आसपास कूड़े जमा होते थे, वो सब चीज़ें हट चुकी हैं। पॉजिटिविटी का वातावरण है, लोग आसपास वहाँ आकर मंदिर में बैठते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, दर्शन करते हैं और इस तरीके से पूरा का पूरा माहौल बदल चुका है और अब वहाँ पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं बची है। तो दोस्तों, इस तरीके से खौफनाक घटनाक्रम जो कि साल 2016 में निकल कर सामने आया था, उसके बाद वो मकान की स्थिति बदली। मकान एक बार फिर से बदलकर अब साल 2020 में एक मंदिर का रूप ले चुका है और इस तरह से साल 2016 का ये जो भूतिया मकान था यानी कि शास्त्री नगर का 199/5 का ये मकान अब आस्था, भक्ति और श्रद्धा का संगम बन चुका है, जिसकी मकान की तकदीर बदली, आसपास के लोगों के विश्वास और भरोसे की नींव मजबूत हुई और इस तरीके से एक खौफनाक घटना का जो अंत हुआ वो एक हैप्पी एंडिंग पर जाकर खत्म हुआ। तो दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, जरूर कमेंट करें, अपनी राय हमें जरूर बताएं। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाकर हम किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना या आम जनमानस की भावनाओं में अंधविश्वास या भूत प्रेत जैसी भावनाओं को बढ़ाना या अंधविश्वास फैलाना नहीं चाहते हैं। दरअसल आपको इस तरह की सच्ची घटना को बताकर हम जागरूक कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि
जुर्म का अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, जब सच का प्रकाश और न्याय की जब पहली किरण आती है, तो अंधेरे को छटा ही देती है और भक्ति का जो अनूठा संगम निकल कर सामने आता है, वो इस तरीके से इस्कॉन मंदिर के रूप में सामने आता है। तो आप अपनी राय और अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।